तारीख 21 नवंबर 1990। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल कड़मानियों से भरा हुआ है। मंच से एक नाम की घोषणा होती है। एक 40 वर्षीय नौजवान मंच की तरफ बढ़ता है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। कौन था यह नौजवान नेता? क्या है उसकी कहानी और आज हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं के कुमार अभिषेक और आपने देखना शुरू कर दिया है द जंटक का विशेष शो स्ट्रेट ड्राइव। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 190 किलोमीटर दूर झुंझुनू जिले में एक गांव है कीठाना। इस जाट बहुल गांव में तारीख 18 मई 1951 को चौधरी गोकुल चंद और केशरी देवी के दाम्पत्य जीवन में एक नव पुष्प खिलता है। प्यार से नाम रखा जाता है जगदीप, अर्थात जो जग को प्रकाश दे। जगदीप की प्राथमिक शिक्षा स्थानीय सरकारी विद्यालय में संपन्न होती है। जगदीप पढ़ाई में काफी होशियार थे, इसलिए नामांकन सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में करा दिया जाता है, जहां से वे अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करते हैं। आगे चलकर जगदीप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से बीएससी की डिग्री हासिल करते हैं और इसी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त करते हैं। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद 1979 में जगदीप धनखड़ को राजस्थान बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त होती है और वे राजस्थान हाई कोर्ट में बतौर अधिवक्ता अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ कर देते हैं। वकील साहब बनने के साथ ही घर में शहनाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 1979 में ही जगदीप धनखड़ और सुदेश धनखड़ परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। पत्नी सुदेश इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं और समाज सेवा में रुचि रखती हैं। धनखड़ दंपति को एक पुत्री हैं जिनका नाम है कामना। वकील साहब की वकालत चल निकलती है और बहुत जल्द ही उनकी गिनती राजस्थान के टॉप अधिवक्ताओं में होने लगती है। जगदीप जुलाई 2019 तक अधिवक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इस दौरान विदेश के कई न्यायालयों में कई बहुचर्चित मामलों में बहस करते हैं। अपनी राजनीतिक प्रतिभा के दम पर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। ये तो हुई वकील साहब की कहानी। अब पुनः फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कहानी जगदीप धनखड़ अ पॉलिटिशियन। साल 1988। देश में सत्तासीन कांग्रेस के विरुद्ध जनता दल के रूप में एक मजबूत मोर्चेबंदी की तैयारी चल रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में बुद्धिजीवी, समाजसेवी, अधिवक्ता इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं। यह दौर था जब चौधरियों के बीच जनता दल नेता देवीलाल का खासा प्रभाव रहा। जगदीप देवीलाल के संपर्क में आते हैं और जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। 1989 का लोकसभा चुनाव आता है और देवीलाल से नजदीकियां रंग दिखाती हैं। राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से संगठन के कई बड़े और पुराने चेहरों को पछाड़कर जगदीप धनखड़ उम्मीदवार घोषित होते हैं और अपने पहले ही चुनाव में शानदार विजय हासिल कर संसद भवन में कदम रखते हैं। चुनाव में जगदीप को कुल 4,21,686 वोट मिले और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मोहम्मद अयूब खान को 1,61,981 वोटों के बड़े अंतर से हरा पाने में सफल रहे। सक्रिय राजनीति के अपने प्रथम वर्ष में ही संसद भवन का सफर अगर करिश्मा लगे तो जरा ठहरिए अभी, क्योंकि कहानी बाकी है। 1989 में भाजपा और लेफ्ट फ्रंट के समर्थन से जनता दल की सरकार बनती है और वीपी सिंह प्रधानमंत्री। सरकार को अभी 10 माह ही हुए थे
कि राम के सहारे अपनी राजनीतिक नया पार लगाने में जुटी भाजपा के नेता आडवाणी का रथ बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रोक लेते हैं। लालू की इस हरकत से अटल आडवाणी तमतमा उठते हैं। बात बिगड़ती चली जाती है और भाजपा केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लेती है। भारतीय राजनीति में समाजवादी क्रांति से पैदा हुए जनता दल में फूट पड़ जाती है। चंद्रशेखर के नेतृत्व में 64 सांसदों का धड़ा अलग होता है और एक नई पार्टी का उदय होता है, नाम समाजवादी जनता पार्टी। उन 64 सांसदों में एक नाम था जगदीप धनखड़। रातों रात जगदीप के सितारे आसमान चूमने लगते हैं। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर के नेतृत्व में सरकार बनती है और झुंझुनू से आया नया नवेला सांसद जगदीप धनखड़ 21 नवंबर को राज्य मंत्री संसदीय कार्य का शपथ ग्रहण करते हैं। एक आम भारतीय किसान परिवार से निकलकर राजनीतिक जीवन के प्रथम 2 वर्ष में ही सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री तक का सफर किसी चमत्कार से कम तो नहीं था। बहरहाल समय ने करवट ली। जगदीप धनखड़ के राजनीतिक एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सा ब्रेक आया। राजीव गांधी की जासूसी कराने के आरोप पर कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मात्र 7 माह के बाद जगदीप धनखड़ मंत्री पद से अपदस्थ हो चुके थे। 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने जगदीप धनखड़ को टिकट से बेदखल कर दिया। चुनाव उपरांत कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और अब की बार प्रधानमंत्री बनने की बारी थी पीवी नरसिम्हा राव की। जनता दल की राजनीति बिखर चुकी थी। जगदीप धनखड़ नए रास्ते तलाशने लगे थे। रास्ते का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1993 का बिगुल बजा। कांग्रेस आलाकमान ने जगदीप को तत्काल जयपुर की ट्रेन पकड़ने का फरमान सुनाया। जगदीप किशनगढ़ से चुनाव लड़ते हैं और भाजपा के जगजीत सिंह को मात्र 1958 वोटों के अंतर से हराकर राजस्थान विधानसभा पहुंचते हैं। कहते हैं कि अशोक गहलोत से जगदीप के रिश्ते खट्टे मीठे रहे। वहीं बदलते समय के साथ भाजपा की वसुंधरा राजे से करीबियां बढ़ने लगी थी। 1998 राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जगदीप को टिकट से बेदखल कर दिया। लगभग 5 वर्षों तक राजनैतिक वनवास के बाद अंततः 2003 में वसुंधरा राजे के प्रभाव में जगदीप भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। समाजवाद से शुरू हुआ कारवां धर्मनिरपेक्षता के समंदर में डुबकी लगाते हुए सांप्रदायिक किलेबंदी में विश्राम ले लेता है। भाजपा में शामिल होने से जगदीप के राजनीतिक ग्राफ में कोई उछाल नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने कभी चुनाव मैदान में उतरने का मौका नहीं दिया। लेकिन तब किसे पता था कि बीजेपी धनखड़ को चुनाव मैदान ही नहीं पूरा देश देने जा रही है। 2018 तक घोर सन्नाटे के बाद जगदीप धनखड़ के जीवन में एक और बड़ी तारीख आई, 20 जुलाई 2019। सक्रिय राजनीति से बहुत दूर खड़े, लगभग भूले बिसराए जा चुके नेता को अचानक से बंगाल का गवर्नर बनाने की घोषणा होती है। बंगाल के गवर्नर के रूप में जगदीप धनखड़ बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा कि उन्हें एक बार जादवपुर यूनिवर्सिटी में घुसने से रोक दिया गया था। याद रखा जाएगा कि उनके बुलावे पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों ने मीटिंग में आने से मना कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा का एजेंट तक कहा गया। राजनीतिक जीवन के तमाम उतार चढ़ावों की यात्रा कर चुके जगदीप के जीवन में अभी सबसे बड़ी तारीख बाकी थी। सबसे बड़ा मुकाम अभी हासिल होना बाकी था। दिनांक 16 जुलाई 2022 को भाजपा जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए एनडीए समर्थित
उम्मीदवार के रूप में घोषित करती है। दिनांक 17 जुलाई 2022 को बंगाल राजभवन से विदा लेकर 18 जुलाई को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की मुहिम पर। तो ये थी कहानी भारत के भावी उपराष्ट्रपति की। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमें ज़रूरत है आपके प्रेम और सपोर्ट की। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।